वेलकम टू मैट जियो ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि कंसर्निंग है किससे, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। और ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग ने फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट किया है कि जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हम लोग ने ये देखा था कि जो डेवलपमेंट है ज्योग्राफी का वो मेनली भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, मेडिटेरेनियन सी के रीजन में, और वो मेनली है यूनान, ग्रीस और जो है आपके रोम के क्षेत्र से। लेकिन क्या सारा डेवलपमेंट वहीं पर हो गया? तो ऐसा नहीं था। तो बहुत सारी चीज जो है वहां पर एक तरह से इंपोर्ट की गई या इन्वेड हुई, आप ये कह सकते हैं। और वो कैसे हम लोग ने जाना? जो फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग ने वर्ल्ड हिस्ट्री का पढ़ा है, तो हम लोग ने देखा कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, जिसमें आपके 3 बड़े रीजन थे, जिसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन भी आती है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी आती है और असीरियन सिविलाइजेशन भी आती है। ये तीनों सिविलाइजेशन में जो डेवलपमेंट्स हुए वो सब जो है आपके यूनान और रोम पहुंचेंगे। और उसी तरह से उसी जस्ट भूमध्य सागरीय क्षेत्र से नीचे अफ्रीका के क्षेत्र में जो मिस्र वाला पार्ट है, इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट में इजिप्शियन जो है आपके एक तरह से जो सिविलाइजेशन थी, वहां से भी कुछ चीजें पहुंची, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि लिपि लिखी किस पे जाए। तो वहां के पत्ते थे, पत्ते जो जिनको पेपरस कहा गया, और ये पत्ते पेपरस नामक पेड़ के थे और उन पत्तों पे लिखा जाता था। और इसलिए एक कॉन्सेप्ट गया कि हाँ, पेपरस पत्तों पे कैसे लिखा जाए। इसीलिए आज भी हम लोग जिस चीज पे लिखते हैं उसका नाम पेपर पड़ गया। तो पेपर पेपरस से पड़ा है। और ये सारा डेवलपमेंट कहां पे हुआ? यूनान और रोम में हुआ। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। जो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन ग्रीस एंड रोम। तो ग्रीस और रोम में डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और वहीं पर क्यों हुआ, ये देखने वाली चीज है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा जो रीजन है, ये पूरा भूमध्य सागरीय रीजन होता है। ये पूरा भूमध्य सागरीय रीजन है, मेडिटेरेनियन सी रीजन। ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है और इधर की तरफ से एशिया शुरू हो जाता है। इस भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी के बगल में कैस्पियन सी है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और इधर की तरफ अगर हम लोग देखें भूमध्य सागर के इधर, ये है लाल सागर, रेड सी, जो कि आपको इस तरफ दिखता है। और ये है पर्शियन गल्फ, पर्शियन जो है आपके गल्फ के रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में डेवलपमेंट क्यों हुआ? सबसे पहली चीज ये आती है। और जो मेन डेवलपमेंट के रीजन है वो यूनान है, ग्रीस है और यहां पे इटली में पाया जाने वाला रोम। तो ग्रीस जो देश है एक, और रोम जो एक सिटी है जो कि आपके इटली में पाई जाती है। इन दो रीजन से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई। क्यों? उसका रीजन क्या था? उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में का तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। और समुद्र के किनारे रहने से क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें जो है आपके एक तरह से क्या क्या प्लस पॉइंट हो जाता है, जो कि अंदर के क्षेत्रों में या इनलैंड रीजन्स में नहीं होता। कुछ चीजें, क्योंकि अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे, ये पूरा रीजन है जो कि आपके एक तरह से अर्थक्वेक और वॉल्केनो दोनों की बेल्ट है ये पूरी, जिसके सहारे वॉल्केनोस और अर्थक्वेक आते हैं। तो इन रीजन्स में जैसे हम लोग कोई चीज थ्योरी में पढ़ते हैं कि भूकंप आया और हमने आज तक नहीं देखा कि भूकंप होता कैसे। बस ये सुना है कि हाँ भूकंप आया और जमीन हिलती है और ऐसा होता है, सिर्फ सुनी हुई बात। लेकिन उसी को अगर हम लोग महसूस कर लें तो हम एक्चुअल में समझ जाएंगे हाँ भूकंप होता क्या है, हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। हमने सुनामीज सुनी है, लेकिन सुनामीज अगर हमने देखी हो या हम लोग ने सुनामीज के इफेक्ट को देखा हो तो हम लोग बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर हमने थ्योरी में पढ़ी तो बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हमने ज्वालामुखी को फटते हुए, वोल्केनिक इरप्शन को फटते हुए देखा है तो हम शायद बेटर जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नहीं देखा तो कहानियों में खाली सुनेंगे और किताबों में से पढ़ेंगे। यहां के लोगों ने क्या किया? प्रैक्टिकली हर चीज देखा। क्यों? भूकंप आते हुए देखा, भूकंप की पेटी थी, ज्वालामुखी का उद्गार देखा, वोल्केनिक इरप्शन देखा, जो अभी आप वोल्केनोस में आप पढ़ेंगे इन रीजन्स के बारे में। तो वोल्केनिक इरप्शन आपने देखा। तो ये जो पूरे रीजन थे
जहां पर इस तरह की चीजें देखी गई। फिर उसके अलावा समुद्र है, समुद्र से स्थल की तरफ जो है आपके हवाएं चली, पवनें चली। तो अब जो समुद्र से स्थल की ओर चली इनको कहा गया सी ब्रीज, समुद्र समीर। उसी तरह से स्थल से समुद्र की ओर आ रही है लैंड ब्रीज, लोग महसूस कर रहे हैं उस चीज को, कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को महसूस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे होता है। हम सिर्फ जान रहे हैं कि जो है तट के किनारे या कोस्टल रीजन में जो है आपके ब्रीज होती है, लेकिन अगर हम महसूस कर ले तो हम जान जाए अच्छा ये ब्रीज होती है। तो वो चीज है। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं ज्वार भाटा, टाइड्स एंड एब्स। टाइड्स एंड एब्स क्या है? जो लोग आंख से देख रहे हैं कि हाँ समुद्र तल कैसे उठता है, सी लेवल कैसे रेस करता है, क्यों रेस करता है, उसका रीजन आदमी जानने की कोशिश करेगा। जब हमने देखा ही नहीं कभी कि हाँ समुद्र तल उठता है या समुद्र का पूरा सी लेवल रेस कर जाता है, तो वो रेस कैसे करता है, फिर हम क्या जानेंगे? हम लोग सिर्फ थ्योरी में पढ़ते रहेंगे। तो यहां के लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट फॉर्म में ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सी रीजन होने की वजह से आपका व्यू जो होता है स्काई का वो ज्यादा अच्छा होता है, क्लियर होता है। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज को आप आसानी से देख सकते हैं। और जब ये आसानी से आप देख सकते हैं तो ये पूरा रीजन आपके एक तरह से समझ में आने वाला है कि हाँ ये रीजन जो है एक्चुअल में कैसे जो है क्या क्या चीजें हैं, तारे किसको कहा गया, या जितनी भी एस्ट्रोनॉमी में चीजें डेवलप हुई, स्टार्स क्या हैं, आपके हेवनली बॉडीज में और क्या क्या चीजें होती हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं और सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इन सभी चीजों का डिस्टिंग्विश जो किया गया वो सबसे पहले डेवलपमेंट इन्हीं रीजन्स में हुआ। तो एस्ट्रोनॉमी क्यों आसान थी यहां पढ़ना? क्योंकि समुद्र का तटीय क्षेत्र और विजिबिलिटी ज्यादा। तो समुद्र के क्षेत्र में विजिबिलिटी स्काई की ज्यादा होती है बनिस्बत इनलैंड रीजन में। यही रीजन था कि लोग तो यहां भी थे, अफ्रीका के ऊपरी भागों में, एशिया में भी थे, यूरोप के इनलैंड पार्ट में भी थे, लेकिन ज्यादा कहां पे थे, ज्यादा डेवलपमेंट कहां हुआ? कोस्टल रीजन्स में। और यही रीजन था कि यूनान और रोम में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें, जैसे हमने कहा कुछ चीजें इन्वेड हुई, जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट हम लोग ने पढ़ा, और हम लोग ने देखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता से बहुत सारी चीजें आई। तो मेसोपोटामिया सभ्यता से जो सिविलाइजेशन था, उस रीजन से जो आने वाली चीज थी, ये मेसोपोटामिया का रीजन था, यहां से जो यहां पर ट्रांसफर होने वाली चीज थी, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन से जो यहां पर चीज थी, वो क्या क्या थी? तो यहां पर 3 रीजन थे, सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया, जिसमें से असीरिया और बेबीलोनिया के क्षेत्र से क्या चीज गया? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जिसको एस्ट्रोनॉमी का नाम दिया गया, खगोल की। तो एस्ट्रोनॉमी का जो डेवलपमेंट हुआ इन 2 रीजन्स में हुआ था। तो यहां के लोग पढ़ना जानते थे, यहां के लोग जब यहां पहुंचे तो उन्होंने भी जो है इन चीजों को पढ़ना सीखा, या आप ये कह सकते हैं कि यहां से काफी कुछ ट्रांसफर हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एल्जेब्रा जो डेवलप हो चुका था यहां पर, कहां पे? सुमेरिया और बेबीलोनिया में। सुमेरिया और बेबीलोनिया में एल्जेब्रा और 60 सिस्टम, बेस 60 सिस्टम जो डेवलप हुआ। तो बेस 60 सिस्टम में क्या चीजें? 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दूसरी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तीसरी, सर्कल में 360 डिग्री होती है। इन सभी चीजों को जो है आपके एक तरह से यहां पर जो है आपके किस रीजन से आया? सुमेरिया और बेबीलोनिया से। और जबकि बेबीलोनिया और असीरिया से क्या आया? सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी। किसी भी स्क्रिप्ट को लिखा कैसे जाता है वो कहां से आया? वो आपके इजिप्शियन जो है रीजन से। तो इजिप्शियन रीजन से पेपरस नामक पेड़ के पत्तों को यहां पर लाया गया और उस पर लिखा जाने लगा। इससे पता चला कि हाँ पेपरस नामक पेड़ जो है वो आपके उस पर पत्तों पे लिखा जा सकता है, जो कि काफी एवरलास्टिंग होगा ये, और काफी दिनों तक जो है आपकी स्टडी इसकी जो है चल सकती है। तो ये जो मतलब उस पे आपके लिखी हुई चीजों को स्टडी काफी दिनों तक किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि काफी दिनों तक वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीजें यहां पर डेवलप हुई। और इसी में कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे, हम ज्योग्राफर्स नहीं कहेंगे, वो सब कोई भी ज्योग्राफर्स नहीं थे। आज हम जिनको ज्योग्राफर्स कहते हैं वो अपने समय के स्कॉलर्स थे। तो वो
जो आपके रोमन स्कॉलर्स थे और जो ग्रीस के स्कॉलर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे, चीजों को देखते थे, कोई चीज उनको समझ में आती थी तो वो क्या करते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे। तो वो स्कॉलर्स थे जिनको आज हम ज्योग्राफर्स का नाम देते हैं। तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स हुए ऐसे, जैसे ज्योग्राफी में अगर डीपली हम लोग पढ़े तो ज्योग्राफिकल थॉट्स एक ऐसा जो है आपके पोर्शन होता है जिसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसके किसके क्या क्या थॉट्स थे, किसने कौन कौन सी किताबें लिखी, किसने कौन कौन सी थ्योरीज दी, कौन से प्रिंसिपल्स दिए। तो ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो यहां पर हम थॉट तो नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन मेन जो आपके ज्योग्राफर्स थे उन्होंने क्या क्या काम किए, एक आउटलाइन बांध दें जिससे आपको यह पता चले कि कैसे भूगोल बना। तो अब यहां से जैसे हम अगर बात करें तो सबसे पहले होमर की बात करेंगे। तो होमर जो थे वो क्या थे, एक तरह से देखिए दो तरह के लोग थे, दो तरह के स्कॉलर्स थे। एक स्कॉलर थे जो आपके लिटरेरी वर्क करते थे और दूसरे स्कॉलर थे जो मैथमेटिशियंस थे। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के मैथमेटिशियंस थे और या फिर लिटरेरी वर्क करने वाले लोग थे। तो होमर जो थे वो थोड़ा सा लिटरेरी वर्क करने वाले थे, लेकिन इन्होंने जब आपके एक तरह से इनका जब आपके एक तरह से डेवलपमेंट हुआ तो इन्होंने जितनी नेचुरल चीजों के बारे में स्टडी किया तो इन्होंने दो प्रमुख किताबें लिखी। एक किताब बहुत फेमस हुई, ये दोनों किताबें, एक ओडिसी नामक किताब थी और एक इलियाड नामक किताब थी। तो ओडिसी और इलियाड नामक किताब जो है होमर ने ही जो है आपके लिखी और इन्होंने ही सबसे पहले डायरेक्शन बताए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो डायरेक्शन है। तो ये जो है आपके एक तरह से 4 डायरेक्शंस बताए और 4 डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में चलने वाली हवाओं को बताया, हवाओं के नाम बताए कि इनमें क्या होता है। खैर आपको इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ऑप्शनल होता है तो उसमें खूब ये प्रश्न पूछा जाता है कि नॉर्थ की तरफ चलने वाली हवा कौन सी है, साउथ की तरफ चलने वाली हवा कौन सी है। तो ऑप्शनल वाले बच्चे जो है इन सब जो है हवाओं को भी याद करते हैं। आप क्योंकि एक तरह से जीएस का बेस लेकर के चल रहे हैं और हम बहुत वाइड नहीं जा रहे हैं, इसलिए जो है आपके एक तरह से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी हम ज्यादा लोगों को बारे में बता पाएंगे। तो होमर उस तरह के व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की चीज जैसे डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सबसे पहली बार डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जो आपके दिया वो होमर ने दिया। तो ये जो है आपके एक तरह से ये थे। अब अगर हम मैथमेटिशियंस की बात करें तो मैथमेटिशियंस में एक थे थेल्स। थेल्स जो थे, अब इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया, सबसे पहली बार अर्थ का डिस्क्रिप्शन किया। और अर्थ का डिस्क्रिप्शन क्या किया, इन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या है, एक तश्तरी की तरह है, एक डिस्क की तरह है। डिस्क का नाम लिया उन्होंने, एक डिस्क की तरह है और ये डिस्क क्या है, पानी के ऊपर तैर रही है। इसका मतलब इनका मानना यह था कि चारों तरफ समुद्र है और एक डिस्क की तरह तैर रही है। ऐसा इन्होंने जो है आपके बोला कि पूरी पृथ्वी क्या है, एक चपटी है। तो इस तरह से जिसमें एक तश्तरी पड़ी हुई है आपके एक तरह से पानी में, तो डिस्क जो है तैर रही है पानी पे। तो इस तरह से अपने एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया, लेकिन एक्चुअल में जब बाद में पता चला कि हाँ पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल इन शेप है, तो इनकी फिर बातें जो है एक तरह से नकार दी गई। फिर इनको बताई गई चीजों पे कोई बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से रिजेम्बलेंस नहीं रहा। तो हुआ क्या इनके, लेकिन इन जो आपके एक तरह से हम थेल्स की बात करें तो थेल्स मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स की चीजों को जानते थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी। जैसे थेल्स को ही हम ज्योमेट्री का जो फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो ज्योमेट्री की शुरुआत इन्होंने करी, तो ज्योमेट्री की छोटी छोटी चीजों की शुरुआत। अब जैसे इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, तो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें 2 कोण बराबर और 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ते हैं 2 एंगल और 2 साइड बराबर होती हैं। किसने दिया, इन्होंने ही दिया, थेल्स ने पहली बार बताया। फिर किसी सेमी सर्कल में, अगर कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, अगर हम बेस ले लें जो है आपके एक तरह से सेमी सर्कल का, और उसमें अगर हम लोग ये चीज जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहा उन्होंने, जैसे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में अगर हम, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री में इस थ्योरम को पढ़ते हैं कि अगर हम कोई एंगल बनाए तो ये एंगल हमेशा क्या बनता है, राइट एंगल।
यहां से कोई भी एंगल अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं और दो इसके आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, एंगल इक्वल होता है, जिसको क्या कहा गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं के दिए गए हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देने वाले वही व्यक्ति थे, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में उन्होंने ये बताया कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। फिर इन्होंने कॉन्ग्रुएंसी का भी नियम दिया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज में जैसे हम लोग के पास तो बहुत सारे जो है एस मेथड, एस मेथड, ए मेथड, RHS मेथड हम लोग ये पढ़ते हैं, उन्होंने सिर्फ एस मेथड दिया था। बाद में आपके अन्य मेथड आए तो इन्होंने एस मेथड दे दिया था कि दो साइड अगर किसी भी ट्रायंगल की, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल जो होगा अगर सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, जिसमें आपके एक तरह से सर्वांगसम होने का मतलब तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होंगे। ये देने वाले कौन थे, ये आपके एक तरह से थेल्स थे। तो थेल्स ने ये सारे जो है आपके एक तरह से डेवलपमेंट किए, मैथमेटिक्स में इन चीजों को जानने की कोशिश करी, और इवन अर्थ की सरकमफ्रेंस को निकालने का भी कोशिश करी। तो ये जो है आपके अर्थ के सरकमफ्रेंस को भी इन्होंने निकाला, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता इनको नहीं मिली उसमें, वो नहीं निकाल पाए। लेकिन इसी के बाद जो आपके एक तरह से और लोग हुए, जिसमें जैसे मान लीजिए कि आपके थे एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर एक ऐसे मैथमेटिशियंस थे जो कि आपके मैथमेटिक्स का प्रयोग करते थे, और मैथमेटिक्स के अलावा उन्होंने सेलेस्टियल बॉडी पर बहुत ज्यादा काम किया था। और इस यूनान के क्षेत्र में वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार एस्ट्रोनॉमी को जो है आपके एक्सप्लेन किया। तो एनाक्सिमेंडर ने नोमोन नामक एक जो है आपके एक तरह से एक यंत्र बनाया था उन्होंने, नोमोन। और नोमोन क्या करता था, जो है ये यंत्र क्या करता था, ये सेलेस्टियल बॉडी को कितने एंगल पर है, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी कितनी दूर होगी लगभग, इस तरह की चीजों के बारे में आपके नोमोन बताता था। तो एनाक्सिमेंडर ने नोमोन को बनाने का जो है, नोमोन को जो है आपका डिस्क्राइब किया और कैसे उसका यूज करेंगे उसके बारे में बताने की कोशिश करी। इसलिए इनका जो काम था ये बहुत ही सराहनीय रहा, और जिसकी वजह से इन्होंने जो है आपके ये सारा काम जो है इन्होंने सेलेस्टियल बॉडी या एस्ट्रोनॉमी पर लगाया। एस्ट्रोनॉमी के बहुत सारे काम इन्होंने किए, और इसीलिए इनको जो है आपके फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। तो एनाक्सिमेंडर जो थे, तो ये एनाक्सिमेंडर जो थे ये एक तरह से फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहलाए, या इन्हीं को जो है फाउंडर ऑफ जो है आपके एक तरह से एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। फाउंडर भी थे जो इन्होंने इस तरह से जो है आपके डेवलपमेंट्स किए। अब इराटोस्थनीज, इराटोस्थनीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इराटोस्थनीज भी मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने क्या किया कि इराटोस्थनीज ने सबसे पहले जो है आपके एक तरह से इराटोस्थनीज को, जैसे हम लोग यहां पर बोलते हैं कि एक तो सबसे पहले तो उन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइंड किया। ज्योग्राफी शब्द जो दिया या ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया, तो ये जो है आपके ज्योग्राफी शब्द जियो और ग्राफी, जिसका मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ द अर्थ, इसका मतलब कि अर्थ ह्यूमन बीइंग्स के रहने की जगह है, स्पेस है, ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है इन चीजों के बारे में। और जितने भी, जैसे मान लीजिए कि आपके इक्वेटर की लेंथ है, फिर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन सभी चीजों को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया। तो ये जो है इराटोस्थनीज इसलिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, और इन्होंने इन चीजों के बारे में जो है काफी कुछ बताने की कोशिश करी। और इराटोस्थनीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि उनका वर्क जो था वो आपके एक तरह से जो मैथमेटिक्स है उसमें भी था, और सेलेस्टियल उसमें भी था, सेलेस्टियल बॉडीज में भी खूब जो है उन्होंने वर्क किया।
तो इराटोस्थनीज को हम लोग जो है आपके फादर ऑफ जियोडेसी के नाम से जानते हैं, तो फादर ऑफ जियोडेसी भी उनको कहा गया। फिर एक बहुत ही प्रचलित नाम हिकेटियस। हिकेटियस नामक व्यक्ति जो थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसलिए थे कि इन्होंने पूरे रीजन में जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे या उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किए, उन्होंने पहली बार किताब में उसको बंद करने का को जो है आपके एक तरफ रखा। तो ये जो है उन्होंने किताब में उसको रखा, दूसरी चीज किताब बनाया। अच्छा, इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया नामक बुक भी लिखी है। तो ज्योग्राफी नाम भी दिया है उन्होंने। पहली बार अगर कहा जाए कि ज्योग्राफी नाम किसने दिया, तो इराटोस्थनीज ने दिया, और उन्होंने ज्योग्राफिया नामक बुक भी लिखी उन्होंने, जिसमें सारी चीजों के बारे में जो है आपके एक्सप्लेनेशन किया गया है। फिर इसके बाद जो आपके हिकेटियस थे, हिकेटियस ने जेस पेरिडोस, एक किताब थी जिसका नाम था जेस पेरिडोस। तो ये जो जेस पेरिडोस थी, ये भी जो है आपके एक तरह से स्टडी ऑफ द अर्थ है। तो इसी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, और इस किताब को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। तो 2 पार्ट में जो इन्होंने डिवीजन किया है, तो वो डिवीजन कैसे हुआ, तो इन्होंने पूरा जो है आपके एक तरह से फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने दिया है, ए पार्ट, तो वो है आपके एक तरह से फिजिकल, जितना भी डिवीजन उनको पता था वो सारा फिजिकल डिवीजन उन्होंने दिया, और दूसरे में जो है आपके रीजन वाइज स्टडी, रीजनल जो है आपके पार्ट को बताया। तो जेस पेरिडोस नामक लिखने वाले जो व्यक्ति थे, ये हिकेटियस थे, और एक तरह से कहा जाए कि इन्होंने जो है आपके सिस्टमैटिक वर्क किया भी, जो चीजें जानकारी हुई वो सब किताब में बंद करके रख दिया। इसीलिए एक बहुत सिस्टमैटिक व्यक्ति होने की वजह से फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हम लोग इनको कहते हैं। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, और जबकि फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी आप कह सकते हैं कि आपके एनाक्सिमेंडर, इराटोस्थनीज दोनों को कंसीडर किया जाता है इसमें मैथमेटिकल ज्योग्राफी। अब बात आती है, हिकेटियस के साथ साथ एक थे हेरोडोटस, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। हेरोडोटस जो थे वो क्या थे, हिस्टोरियन थे। तो एक हिस्टोरिकल ज्योग्राफी उनका जो है मेन सब्जेक्ट था। वो ये जानना चाहते थे कि कौन चीज की उत्पत्ति कहां से हुई है, हमेशा वो उसी में लगे रहते थे। ह्यूमन बीइंग है तो कहां से आया होगा, पेड़ पौधे हैं तो वो कहां से ओरिजिनेट हुए होंगे, जीव जंतु आए तो वो कहां से ओरिजिनेट हुए होंगे, उन ओरिजिन में वर्क ज्यादा करते थे। और उनका यह मानना था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसीलिए हेरोडोटस ने जैसे कहा था ना, हिस्ट्री इज टू बी ट्रीटेड एज जो है आपके ज्योग्राफिकली, और ज्योग्राफी इज टू बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली। तो अब ज्योग्राफी को हम ट्रीट कर सकते हैं हिस्टोरिकली और हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली। इसके मतलब कि हम हिस्ट्री को अगर हम ज्योग्राफी के अप्रोच से पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और ज्योग्राफी को अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच से पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग ने स्टार्टिंग कहां से करी थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्यों करी थी, क्योंकि अगर हम ये ना जानते कि हाँ आपके सभ्यताएं जो बसी और वहां पे क्या डेवलपमेंट हुए, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग ने कॉन्सेप्ट ना लिया होता, मेसोपोटामिया के बारे में ना पढ़ा होता या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में ना पढ़ा होता, तो हम लोग सिर्फ रटते रह जाते कि हाँ यूनान से डेवलपमेंट हुआ है खाली। लेकिन अब हम लोग वहां के इतिहास को जानने के बाद, वहां के वर्क को जानने के बाद हम लोग ने कोरिलेट किया, अब हमें यह पता चला कि हाँ जब हम इसकी हिस्ट्री जान गए तो अब हमें यहाँ की ज्योग्राफी समझ में आ रही है। तो ये जो था, इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का पिता इनको कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है इनको। इस तरह से बहुत सारे लोग हुए जो कि आपके एक तरह से, जैसे टॉलमी थे। टॉलमी ने जैसे आपके एक पुस्तक लिखी, तो और ये जो आपके एक पुस्तक थी, ये थी एल्मागेस्ट। एल्मागेस्ट के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में उन्होंने एक चीज लिखा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 तरह की चीज है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं।
जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। पहले जितने वैज्ञानिक थे वो सब क्या मानते थे? वो सभी जैसे होमर उमर जब थे तो होमर के जमाने में मतलब बहुत आउटवर्ड चीजें थी। जैसे हिस्टोरियंस ज्योग्राफिकर्स ये मानते थे कि जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी 4 खंभों पर खड़ी है। ऐसा ऐसे ऐसे स्टोरी बनी, 4 खंभों पर खड़ी है, पृथ्वी एक तश्तरी की तरह है जो आपके पानी पर तैर रही है, 4 खंभे जो हैं उसी पर आकाश टिका हुआ है। इस तरह की कहानियां थी, इस तरह की चीज। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो ये आया कि जियो कहा जाता है अर्थ को, अर्थ सेंटर में है और अर्थ के चारों तरफ सारे सेलेस्टियल बॉडीज जितने हैं वो सब घूम रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या था? पहले जितने वैज्ञानिक थे वो सब यही कहते थे। जैसे सभी का मानना था, जैसे होमर उमर जो थे इन लोग यही मानते थे कि जैसे आपके सूर्य है वो ईस्ट से निकलता है, समुद्र से निकलता है, समुद्र में डूब जाता है। सूर्य रोज निकलता है समुद्र से और सूर्य और तारे और रोज जो है आपके समुद्र में डूब जाया करते हैं। पहले लोगों का ऐसा विचार हुआ करता था, इस तरह की जो है वो। और दूसरी चीज, पृथ्वी रुकी हुई है और बीच में है और इसी के चारों तरफ सब चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो तारा हो, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे हमारा सन है, ये सारी चीजें जो है आपके चक्कर लगा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक। इसका मतलब अर्थ सेंटर में है। तो पहले कॉन्सेप्ट ये था, लोगों को नहीं पता था पृथ्वी रोटेट कर रही है, रोटेशन से क्या होता है आपके दिन और रात बनते हैं, रेवोल्यूशन कर रही है, रेवोल्यूशन से आपके एक तरह से जो सन की रेज होती हैं ये आपके वर्टिकल रेज मूव करती हैं, जिसकी वजह से आपके क्लाइमेटिकल चेंज आता है, तो क्लाइमेट में चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके जो है क्लाइमेटिकल चेंज, जैसे क्लाइमेटिकल चेंज में अच्छा वर्क किया था इराटोस्थनीज ने। तो इराटोस्थनीज ने जैसे आपके पूरे जो आपके ज्योग्राफिया है उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे अर्थ को 5 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। क्लाइमेट के आधार पर उन्होंने 5 जोन में आपके डिवाइड किया था। तो मेनली पहले क्या जो होता था, तो ज्यादातर लोग जो है आपके इसी कॉन्सेप्ट को जानते थे, जियोसेंट्रिक। तो जो आपके टॉलमी थे, टॉलमी ने क्या किया, एल्मागस्ट जो इन्होंने बुक लिखी, तो टॉलमी जो थे इन्होंने जो बुक लिखी ये थी एल्मागस्ट। और इस बुक में भी इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था और यही कॉन्सेप्ट दिया और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कहा कि नहीं पृथ्वी बीच में है और बाकी सारी। लेकिन आगे चल करके एक तरह से अगर देखा जाए तो मेन जो काम हुआ, फिर एक वैज्ञानिक थे जो आपके साइंटिफिक बैकग्राउंड के थे, मैथमेटिशियन भी थे, उनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या किया, इसी थ्योरी को कन्वर्ट करके हेलियोसेंट्रिक कर दिया। जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है और जो है आपके एक तरह से, क्योंकि यहां पर क्या था कि यहां पर जुडाइज्म जो आपके धर्म था, और जुडाइज्म धर्म जो होता था वो ये मानता था कि अर्थ सेंटर में है। तो अब जब इन्होंने थ्योरी दिया, इन्होंने कहा नहीं, सूर्य बीच में है और सन के चारों तरफ सब चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात इन्होंने धर्म के अगेंस्ट बोल दिया था। इसलिए बहुत सारे लोग इनके विरोध में आ गए और इनको भला बुरा कहने लगे। बहुत सारे लोग तो जो है आपके एक तरह से ये भी कहने लगे कि इनको मार डालो, मतलब यहां तक नौबत आ गई थी कि इनको जो है आपके मार डाला जाए, कैपिटल पनिशमेंट तक देने की बात आ गई थी कि इनको जो है मार दिया जाए, क्योंकि ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि सूर्य बीच में है जबकि अर्थ बीच में है। तो ये पहले व्यक्ति थे कॉपरनिकस जिन्होंने जो है आपके हेलियोसेंट्रिक जो है कॉन्सेप्ट को दिया। और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में ये था कि सन सेंटर में है, उसके चारों तरफ ये सारी चीजें जो है आपके रिवॉल्व कर रही हैं। ये था आपके एक तरह से ज्योग्राफर्स के बारे में। अब देखिए ज्योग्राफर के अलावा कुछ ऐसे ट्रैवलर्स हुए जो निकले और निकल करके बाहर की तरफ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे और डेवलपमेंट्स हुए। वो कैसे होगा देखिए,
अब इसमें देखें कि जो ये रीजन है ये काफी कुछ डेवलप कर गया। रीजन धीरे धीरे करके जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है फैलता चला जा रहा है। लोग जो अफ्रीका में यहां तक सीमित थे वो नीचे की तरफ जाने लगे। अब जैसे पहले जो मैप बना करते थे वो मैप क्या था, मैप कुछ इस तरह से हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए आपके मैप इस तरह से बनाया, इराटोस्थनीज ने जो मैप बनाया था एनेक्सिमेंडर ने, पहली बार एनेक्सिमेंडर ने ऐसा मैप बनाया कि बाहर की तरफ इन्होंने वाटर बॉडी रखी और अंदर जो है इसको 3 पार्ट में बांट दिया, जिसमें ये यूरोप था, ये जो है लीबिया कहलाया, और ये जो था आपके एशिया। तो ये रीजन जो था वो एशिया कहलाया, कुछ दूर तक लोगों को पता था। ये जो था यूरोप था और ऊपर का क्षेत्र ये लीबिया था। इतने ही क्षेत्र में लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके ये सारी चीजें बढ़ती चली गई। अब हुआ क्या कि जब लोगों के बारे में पता चलने लगा, ये पता चल गया कि पृथ्वी गोल है, अगर गोल है तो एक तरफ से चाहे पश्चिम से चलें तो भी वहीं पहुंचेंगे, चाहे पूर्व से चलें, ईस्ट से चले तब भी वहीं पहुंचेंगे। तो चाहे ईस्ट की तरफ जाइए चाहे वेस्ट की तरफ जाइए, आप वहीं पर फिर वापस आ सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स हुए जिन्होंने एक तरह से अपने जो है रूट्स बनाए और उन्होंने अपना अपना जो है आपके एक तरह से ट्रैवलिंग करी। जैसे ट्रैवलिंग में अगर हम लोग देखें तो पहला नाम किसका आता है, मार्को पोलो का। तो मार्को पोलो ने जो है आपके 1320 ईस्वी लगभग जो है, डेट हमें क्लियर नहीं है, मतलब ध्यान नहीं दिया काफी दिन से। तो मार्को पोलो ने क्या किया, मार्को पोलो ने जो आपके एक तरह से अपना रूट बनाया वो सीरिया से लेकर के, ये सीरिया का पूरा क्षेत्र था, तो सीरिया से लेकर के अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जो है आपके एक तरह से ये गए चीन। तो ये पूरा जो है आपके रीजन था जहां पे ये होते हुए गए, तो सीरिया, अफगानिस्तान, चीन, और इसी को आज सिल्क रूट भी कहा जाता है। वर्तमान समय में सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा, सिल्क रूट आप जानते होंगे। तो सिल्क रूट जो है एक्चुअल में यही रीजन था। तो यहां से मार्को पोलो यहां पर गए और कहा जाता है कि अपने जीवन के शायद वो 30 साल लगभग उन्होंने ट्रैवल किया। तो 25 से 30 साल उनको सिर्फ ट्रैवलिंग में लगा। तो अपने जीवन का अधिकांश समय जो है आपके उन्होंने ट्रैवलिंग में लगाया। तो मार्को पोलो जैसे स्थलीय क्षेत्र से होकर के गए, बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से इन क्षेत्रों में। अब इनका रीजन क्या था, ये देखते चले गए कि हाँ भूमि अगर है तो आगे कुछ लोग हैं कि नहीं है, या आगे के बारे में इनको जानकारी जो है नहीं थी। तो लैंड का ये रिसर्च करते करते आगे की तरफ बढ़ते चले गए। तो मार्को पोलो ऐसे थे। इसी तरह से ये अफ्रीका का यहां पर एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को क्या था, मोरक्को जैसे इस पूरे यूरोप में लोगों को यह पता था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, तो यहां पर इवन इंडिया को भी ले लीजिए, यहां पर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। और रिसोर्सेस में जैसे इंडोनेशिया पूरा आ जाता है, मलेशिया का क्षेत्र आ जाता है, फिलीपींस है जो आपके रीजन होता है, इंडिया है, इन सभी रीजन्स में काफी कुछ जो है आपके एक तरह से इवन जो है पूर्वी चीन इनके क्षेत्र में, यहां पर रिसोर्सेस बहुत हैं। इन रिसोर्सेस को पाने के लिए लोग चले। जैसे यह भी पता चल चुका था कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आपके बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, जिसमें मसाले, स्पाइसेस को ढूंढने के लिए यहां से यूरोपियंस चले। तो मोरक्को से इस दक्षिण जो है एशिया की तरफ जो आपके जो ट्रैवलर थे, ये इब्न बतूता थे। इब्न बतूता जो है इस क्षेत्र में आए और इब्न बतूता ने जाकर के साउथ ईस्ट एशियन जो है आपके एक तरह से कंट्रीज में जो है आपके एक तरह से काफी कुछ खोजा, जाना, और इस तरह से ये निकल करके यहां पहुंचे। तो ये जो आपके एक तरह से निकले। फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस का। तो वो 1451 के आसपास के क्षेत्र में यूरोप से चले और चल करके ये बहामास पहुंचे। ये आपके वेस्ट इंडीज का द्वीप है जहां पे बहामास, तो यहां पर आए और यहां पर आकर के इन्होंने जैसे आपके देखा
क्योंकि इनको पता था कि पश्चिम की तरफ से चलेंगे, ये भी एशियाई देश आ रहे थे। इस पूरे क्षेत्र में किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसके बारे में पता ही नहीं था। जब ये वापस गए तो इन्होंने कहा एक नई दुनिया पता चल गई, क्योंकि वर्ल्ड ये था, वर्ल्ड का मैप ऐसे बनता था खाली, इन सभी क्षेत्रों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब चले तो ये भी ईस्ट एशिया की तरफ आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम ईस्ट की तरफ से नहीं जाएंगे, हम वेस्ट की तरफ से जाएंगे और तब ईस्ट पहुंच जाएंगे। गोल है क्योंकि आपके अर्थ, तो इसलिए ये वेस्ट की तरफ से चले, और जब वेस्ट की तरफ से चले तो बहामास आइलैंड पर रुके, बहामास द्वीप पर पहुंचे, और यहां पर इन्होंने इन चीजों को देखा, और देख करके जो वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं, वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स पर इन्होंने काफी जो है समय बिताया, और ये जाना कि हाँ यहां पर भी कोई बहुत बड़ी जो है आपके भूमि है। फिर ये वापस गए, फिर कई बार ये आए, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तरी अमेरिका के बारे में, फिर दक्षिण अमेरिका के बारे में काफी कुछ जाना। लेकिन इन्हीं के जस्ट बाद एक और जो है आपके एक तरह से स्पेनिश वो थे जो कि आपके आए ट्रैवलर, वो थे आपके एक तरह से अमेरिगो वासुपुस्की। अमेरिगो वासुपुसी जो थे वो क्या थे, वो एक तरह से जब ये चल करके आए तो दक्षिण अमेरिका पहुंचे, दक्षिण अमेरिका पहुंचे, और दक्षिण अमेरिका के कई देश जैसे वेनेजुला है, कोलंबिया है, इन सब क्षेत्रों में पहुंचे, और यहीं पर ब्राजील के क्षेत्र में यहां पर अमेजन नदी है, यहां पे गिरती है, तो अमेजन नदी को गिरते हुए इन्होंने अमेजन डेल्टा की खोज करी, तो अमेजन डेल्टा भी इन्होंने खोजा। तो अमेरिगो वासुपुस्की ने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया साउथ अमेरिका का। तो अमेरिका नामकरण जो हुआ है, ये अमेरिगो वासुपुस्की के नाम पे अमेरिका रखा गया है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण अमेरिका के साथ साथ फिर उत्तरी अमेरिका के भी जो है कई बार ट्रैवल किया और चीजों के बारे में बताया। तो आज अमेरिका नाम जो है, अमेरिका नाम जो पड़ता है वो अमेरिगो वासुपुस्की के नाम से ही पड़ा हुआ है, जो कि इस तरह से चले। उसी तरह से एक व्यक्ति थे कुक, जेम्स कुक। जेम्स कुक क्या थे, यही यूरोप से चल करके आप आए, इस अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन से होते हुए पैसिफिक ओशन में आए, और पैसिफिक ओशन से आकर के इन्होंने पहले ये पहुंचे, यहां पे है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड से फिर ये नीचे की तरफ आए, और यहां पर आए तो यहां पर एक आइलैंड है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड क्यों पड़ा, उन्हीं के नाम पर पड़ गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहली बार यहां विराम किया, कुक आइलैंड। फिर इसके बाद ये आगे बढ़े, आगे जब आए तो इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्थल जहां कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। उसके बाद फिर यही जो है आपके इस भूमि पर आए, इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज करी, और फिर इन्होंने यहां भी आए और एंटार्क्टिका की भी खोज कर दी। तो जेम्स कुक जो थे, जब ये चले तो इन्होंने ये पूरा क्षेत्र आकर के, जैसे हवाई आइलैंड, जो यहां पर हवाई आइलैंड है, हवाई द्वीप है वो, फिर इसके बाद आपके कुक आइलैंड यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, एंटार्क्टिका है, इन सब की खोज जेम्स कुक ने करी। मैगलन जो है, मैगलन नामक जो है आपके व्यक्ति थे जो यहां से आए, और इस रास्ते को इसीलिए मैगलन स्ट्रेट कहा जाता है। यहां पर दक्षिण अमेरिका में ये दो स्थलों के बीच में एक पतला सा रास्ता है, उस पतले से रास्ते से होकर के आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश गए थे, तो मैगलन, इसीलिए मैगलन स्ट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जब बाहर की तरफ निकले तब पता चला कि हाँ दुनिया बहुत बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया जैसी चीज भी है, न्यूजीलैंड जैसी चीज भी है, एंटार्क्टिका जैसी चीज भी है, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका जैसी चीज है, क्योंकि यहां कोई नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे लोग जाकर के बसने लगे, और तब जाकर के लोगों का निवास स्थल इन क्षेत्रों में बना। तो जो डेवलपमेंट्स हुए वो एक दिन दो दिन की बात नहीं है, जैसे कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो यही डेवलपमेंट जो है वो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे करके आपके डेवलपमेंट हुआ, और एक जगह से दूसरी जगह डेवलपमेंट बढ़ा है, चला है, तब जाकर के ये डेवलपमेंट्स हुए। तो ज्यादातर जो आपके एक तरह से जो ज्योग्राफर्स रहे हैं या स्कॉलर्स रहे हैं, वो क्योंकि यूनान और रोम के थे, इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी चारों तरफ बढ़ी। और ज्योग्राफी का जो आपके एक तरह से देखा जाए
तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जहां से सारे सब्जेक्ट निकले हैं। आज जितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो सब ज्योग्राफी की शाखाएं। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ अर्थ। और अर्थ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, वो भी एक पार्ट है साइंटिफिक ज्योग्राफी का। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो वो व्यक्तियों के बारे में, व्यक्ति जब रहने लगे आपस में, नियम कानून बनने लगे, उसी की स्टडी है। सोशियोलॉजी आप पढ़ते हैं तो जो सोशल लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है ये। ह्यूमन ज्योग्राफी में यही पढ़ाया जाता है, यही सारी चीज। ह्यूमन ज्योग्राफी से ही पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन ज्योग्राफी से ही सोशियोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी से ही एक तरह से इकोनॉमिक्स भी निकली है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो आपके पोर्शन होता है वो क्या है? इकोनॉमिक्स को निकालता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। अगर मान लीजिए कोई भी रीजन में जैसे आप लोग रहेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से चलेगी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, ज्योग्राफी क्योंकि फिजिकल पार्ट भी कवर करता है, ह्यूमन पार्ट भी कवर करता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन में ये सारी चीजें आती हैं। तो जितने आज सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ये सब क्या है? इन सबको अगर कंबाइन कर दीजिए, दैट इज ज्योग्राफी। इसीलिए आप देखते हैं किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ओवरलैपिंग है। आपको लगेगा कि ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन वो साइंस का नहीं, वो ज्योग्राफी का होता है। आपको कभी कभी लगेगा कि ये इतिहास में का क्वेश्चन है, इतिहास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं वो ज्योग्राफी का होता है। कभी कभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको लगने लगता है लेकिन पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में। तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, हर सब्जेक्ट से ओवरलैपिंग है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी इस तरह का विषय है। अब ज्योग्राफी पढ़ा कैसे जाता है? अब हम लोग आएंगे थर्ड पार्ट। यहां पे हम लोग का खत्म हुआ सेकंड पार्ट, और अब सेकंड पार्ट जो है यहीं पर खत्म होता है। अब थर्ड पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी पढ़ा कैसे जाता है, ज्योग्राफी है सब्जेक्ट कैसा, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसा है। अगर ये आपने जान लिया और पढ़ने का तरीका जान लिया तो ज्योग्राफी में आपको इतना मजा आने वाला है कि आपका सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, चीजों के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। और जैसे मुख्य परीक्षा की बात अगर आती है कि मुख्य परीक्षा में हम सब्जेक्ट कौन सा लें, आप 10 दिन अगर पढ़ करके देख लेंगे ज्योग्राफी है क्या, तो अपने आप आपको इंटरेस्ट जागने लगेगा और आप कहेंगे कि नहीं, अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के होने की वजह से हमें ऑप्ट करना चाहिए इसे। क्योंकि मैक्सिमम साइंटिफिक टेम्परामेंट के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सब ज्योग्राफी को ऑप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी है और पूरी साइंस है। अगर आपको साइंस का बैकग्राउंड क्लियर है तो आप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली जो है आपके क्वेश्चंस को समझ भी पाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे क्वेश्चन। जैसे मुख्य परीक्षा में अगर आपको लिखना है, मेन एग्जामिनेशन में लिखना है, या जो प्री एग्जामिनेशंस में, जो वनडे एग्जामिनेशंस में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आसानी से आपका एक तरह से जितने भी पार्ट होते हैं या जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट पता होगा। ज्योग्राफी टोटल कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक वर्ड नहीं रटना, और यही चीज हम प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी है क्या और कैसे पढ़ा जाएगा। तो हम लोग थर्ड पार्ट इसके आगे इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।